मॉर्निंग बच्चों। तो हमने परसों की क्लास में जो पढ़ा था चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा बहुत हम उसके जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बेसिक है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसा मैंने कहा था कि वहाँ पर भी कोई इम्पीरियल पावर नहीं थी, है ना, मतलब कोई कॉलोनियल पावर नहीं थी। चाइना कहीं का किसी देश की कॉलोनी नहीं था, लेकिन यूरोपियन देशों की पूरी इंटरफेरेंस, पूरा हस्तक्षेप उस एरिया में भी बना रहा है ना। और प्लस जो वहाँ पर पंचाओ डायनेस्टी जो वहाँ पर रूल कर रही थी, उनके प्रति बहुत बड़ा असंतोष था। मंचाओ, है ना, नाम थोड़े मंचू, हाँ वो नाम थोड़े कठिन होते हैं और अपन लोग उसके आदत नहीं है ना, तो हम लोग कंफर्म कर लेना क्या नाम है ना, मंचू है। तो उस स्थिति में एक नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है वो चला, है ना, जिसने कि उस डायनेस्टी को, रूल को तो ख़त्म कर दिया और ये तय हुआ कि अब बाकायदा एक लोकतांत्रिक सरकार या लोगों की सरकार, है ना, एक जनतांत्रिक सरकार बनेगी। हमने पढ़ा कि कौन कौन शुरू में नेता थे, उन नेताओं में भी आपस में डिस्प्यूट हो गया, है ना। और उसके बाद हम जिस पहुँचे थे वो पहुँचे थे 47 के आसपास, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास तक का डेवलपमेंट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको पता है जो चीन की जोग्राफिकल लोकेशन है, बगल में कौन सा देश है, पास में जापान है। और जापान जो है वो उस वक्त कौन से, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें कौन से ग्रुप में था, कौन से खेमे में था, धुरी राष्ट्रों में, एक्सिस कंट्रीज़ जिसको अपन लोग कहते हैं ना। 3 की धुरी थी ना, रोम, टोक्यो, बर्लिन की एक्सिस कही जाती है। रोम यानी इटली, जर्मनी और जापान, ये एक तरफ थे और सामने तरफ थे जो दूसरा खेमा था वो था मित्र राष्ट्रों का, अलाइड कंट्रीज़ का, है ना, जिसमें थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये वाले देश, है ना। इंडिया तो ब्रिटेन का हिस्सा था। 47 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो हमको स्वतंत्रता मिली है, उससे पहले तो हम ब्रिटेन का हिस्सा थे। भारत था, भारत के सैनिक लड़े थे द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, लेकिन किसके रूप में लड़े थे, ब्रिटिश सैनिकों के रूप। अगर आप, हाँ ऑब्वियसली भाई, जब भारत कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, हमारे यहाँ किसका रूल था, ब्रिटेन का, है ना। गुटनिरपेक्ष था तो फिर वो अलग चीज़ है। गुटनिरपेक्ष था तो बहुत बाद का डेवलपमेंट है बच्चों, मतलब बाद का है, तब उसमें सपोर्ट नहीं किया इंडिया। हाँ, और वो दूसरे गुट हैं। गुटनिरपेक्षता में जिन गुटों की बात हुई है वो बिल्कुल दूसरे गुट हैं। आप अभी उससे पहले का डेवलपमेंट है ये तो। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत, अब आप भले आपके अभी सिलेबस में नहीं है, आप लोग शायद हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं हो, है ना, थोड़ा सा अब आप ये कोशिश करो कि वर्ल्ड हिस्ट्री, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया रखो तो चीज़ें आप बेटर समझ पाओगे। फाइनल ईयर में तो आपके कोर्स है वैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, अलग से पेपर है, उसके लिए भी ज़रूरी होगा, तब आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे। पर अभी भी जब अपन बात करेंगे तो कहीं ना कहीं रेफरेंस आएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, और उस युद्ध में धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। यहीं तो हम पढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की बात आती है। सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि हम धुरी राष्ट्रों की तरफ, जो हमारा पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के जो लोग हैं, इस बात को लेकर सुभाष का गांधी जी और दूसरे जो नेता थे उनसे एक डिस्कशन भी था, क्योंकि सुभाष को लगता था कि हमें उन लोगों से मित्रता कर लेनी चाहिए जो कि ब्रिटेन के खिलाफ हैं, जो कि सेंसिबल भी है ना। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस गए और वो इटली के, जर्मनी के, जापान के नेताओं से मिले और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हुआ, और उसमें इन धुरी राष्ट्रों ने सुभाष चंद्र बोस की मदद करी, है ना। और ये बहुत ट्रैजिक चीज़ थी, मतलब अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, जब बर्मा के थ्रू जब आज़ाद हिंद फौज पहुंचती है हिंदुस्तान तक, है ना, तो इधर से जो ब्रिटिश लड़ने आ रहे हैं, जो ब्रिटिश सेना लड़ने आ रही है, उसमें भी हिंदुस्तानी सैनिक हैं, और उधर आज़ाद हिंद फौज भी में तो हिंदुस्तानी थे ही।
तो एक बड़ी कठिन स्थिति थी कि आप अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो। कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में भी बनी हैं, आप कभी मौका लगे तो इस पर देख सकते हो, इस पूरी सिचुएशन पर, है ना। बहरहाल हम चीन पर वापस आ जाएं तो चीन, जापान चूँकि चीन के नज़दीक था तो मित्र राष्ट्रों को ये डर था कि चीन जो है वो कहीं जापान के प्रभाव में ना चला जाए और उन्होंने ये कोशिश की, ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह ने, कि चीन हमारे कंट्रोल में रहे। चीन ने सपोर्ट किया और ये कहा जाता है कि बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस बना तो आपको मालूम है ना, चीन जो परमानेंट 5 मेंबर्स है उसमें से चीन भी एक है, चाइना एक है। तो कहते हैं एक तरह का रिवॉर्ड उस समय चीन को ये मिला कि चूँकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोभ दे दिया उनको। हाँ, और लॉजिकल भी था। मतलब अगर हम देखा जाए तो रियल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं कि राजनीति जो है वो ये कहती है कि भाई अल्टीमेटली, अब आप थोड़ा, हम तो आगे जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ेंगे कि क्यों किसी देश की वो जो पूरी पॉलिसी होती है वो किस आधार पर चलनी चाहिए, कि भाई सबसे पहली ज़रूरत है आप नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करिए। आप आदर्शवाद में मत पड़िए, सबसे पहला आदर्श तो आपका यही है कि आप अपने देश की सुरक्षा करें, देश को हितों को संरक्षित करें, है ना। तो उससे लॉजिकली चीन जो है वो, उन्होंने मित्र राष्ट्रों की सहायता करी और कहते हैं कि जिसके फलस्वरूप उन्हें बाद में ये अवार्ड मिला। लेकिन दूसरी तरफ मैंने उस दिन कहा था 1917 की बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। रशिया, दूसरा जो वहाँ का नेबरिंग कंट्री है चाइना का, वो कौन सा है? रशिया। रशिया ये चाहता था कि चीन जो है वो हमारे प्रभाव में रहे, है ना। और रशिया में साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी और वो साम्यवादी प्रभाव अब चीन के जो राष्ट्रीय नेता थे, कम्युनिज्म, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप उस दिन थे नहीं, आप देख लेना और अपन इस पर थोड़ा सा सेपरेटली भी डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के फर्स्ट पेपर में है शायद मार्क्सवाद, नहीं है इस बार इस थियरी में नहीं है। मार्क्सवाद जिसको हम कहते हैं, कार्ल मार्क्स की बात थी। परसों मैंने थोड़ा बहुत समझाया था, आप अलग से मुझसे समझ लें, है ना। फ़िलहाल के लिए साम्यवाद महत्वपूर्ण चीज़ है ना। तो साम्यवाद को ध्यान रखें। तो वो चाहते थे कि वो साम्यवाद के प्रभाव में भी आ जाएं और वो साम्यवाद का प्रभाव आया, वो आया बिना नहीं रहा और धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि आज की तारीख में भी चीन पूरी तरह से साम्यवादी विचारधारा को मानता है। मैंने कहा था ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उस दिन भी ये कहा गया। थोड़े से जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं टर्न ऑफ, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। हम चांग काय शेक पर आए थे कि चांग काय शेक किस तरह से एक महत्वपूर्ण नेता बन गए थे पिछली क्लास में, है ना। हाँ, सुन युत सेन के बाद, सुन युत सेन के एक जो वो थे, मतलब उनसे जिनके कंपटीशन था वो भी ख़त्म हो गए थे। चांग काय शेक का पदार्पण होता है और 1928 में चांग काय शेक जो है वो पहले एक मिलिट्री लीडर थे, है ना, लेकिन वो मिलिट्री से रिज़ाइन कर देते हैं और 1931 में एक नेशनल पीपल्स कन्वेंशन होता है। नेशनल पीपल्स कन्वेंशन को अगर हम साधारण तरह से समझें तो ये मतलब देखिए राष्ट्रीय मतलब सम्मेलन हुआ है ना लोगों का। अब देखिए, चूंकि अब साम्यवाद का प्रभाव आने लगा है, हमने कहा था ना वो कॉमिनतोंग की स्थापना सुन युत सेन ने करी। अब साम्यवाद का प्रभाव आने लगा है तो कॉमिनतोंग और कम्युनिज्म पहले अलग अलग था, लेकिन जो कॉमिनतोंग थी उस पर भी धीरे धीरे अब पूरी तरह कम्युनिस्ट जो हैं वो हावी हो गए हैं। चांग काय शेक भी उनके प्रभाव में आ गए हैं और एक नेशनल पीपल्स कन्वेंशन होती है जिसमें कि एक प्रोविजनल, है ना, प्रोविजनल को हिंदी में कहेंगे टेम्पररी, है ना, कुछ मतलब जब तक कि पूरा संशोधन नहीं, जिसको हम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए, है ना, एकदम से मुझे कंटेम्प्रेरी नहीं, ये स्विट्जरलैंड में भी है मैम ये। ना 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 तुम दूसरी चीज़ों से कंफ्यूज करो। प्रोविजनल का मतलब जब तक कि मतलब फॉर द टाइम बीइंग, अभी इस समय के लिए, हाँ हाँ, है ना, फॉर द टाइम बीइंग। अभी इस अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में उसको। अध्यादेश फिर एक तकनीकी शब्द हो जाता है, अपन उतने तकनीक में ना जाएं। कुल मिला के आप ये समझने की कोशिश, है ना,
अच्छी बात है, समझ गए। तो एक है ना टेम्परेरी फेज़ के लिए है ना एक चीज़ बनाई गई है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और इसको कहा गया, इसमें कहा गया, मैंने उस दिन भी कहा था पर यहीं तक पहुँचे थे, पीपल्स लाइवलीहुड, पीपल्स नेशनलिज्म एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, है ना। अब ये जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अब देखिए इसके बाद एक कंसल्टेंट इसके माध्यम से, है ना, इस जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसके माध्यम से एक तरह से साम्यवादी जो हैं वो नेतृत्व में आ गए और चीन पर मतलब उन्होंने उस लीडरशिप को संभाल लिया, है ना, वो इम्पोर्टेंट लीडर बन गए। अब आप एक बात देखिए, दूसरी जगहों पर आपने देखा है, अगर अपन कंपेयर करें जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस अपन ने पढ़े हैं, वहाँ पर पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में मतलब नेता बनते हैं, है ना, जो जो प्रावधान किए गए हैं। यहाँ बड़ी मज़ेदार बात है कि कुछ लोगों ने अपने आप को पहला नेता मान लिया है और फिर वो अपने हिसाब से उस पूरे संविधान को बना रहे हैं। इसीलिए मैं उस दिन आपको कह रही थी ना, आपको थोड़ा सा अब जो समझना पड़ेगा वो है वर्किंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक तो केवल नाम के लिए है और वाकई में वो लोकतंत्र काम कर रहा है या नहीं, वो एक्चुअल है कि नहीं, अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, है ना। हाँ कंपैरिजन समझ में भी आ रहा है। हाँ, मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने में ख़ास तौर पर इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए कि आप हमेशा कंपैरिजन करके पढ़िए। और आपसे जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बनते हैं ना, आपको कहा जाएगा कि है ना, अमेरिका को ही दिया जाता है, उसी से कंपेयर। हाँ, अमेरिका ब्रिटेन को कंपेयर किया जाएगा या कल को चाइना अमेरिका के कुछ सिस्टम्स में कंपैरिजन किया जाएगा, है ना। वो इसलिए होता है जिससे कि आप स्पेसिफिक जो कंट्रीज़ हैं उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको समझ सकें। कई बार हम चीज़ वैसे नहीं समझ पाते और तुलनात्मक रूप में हम ज़्यादा समझ पाते हैं। भाई कहने को भारत भी एक संघ है राज्यों का और अमेरिका भी संघ है, लेकिन भारतीय संघ और अमेरिका की संघ की प्रकृति में बहुत अंतर है ना। अब इसके बाद एक इस संविधान के अंतर्गत केवल एक चीज़ है जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस बनी है। आप देखिए कोई बॉडी और नहीं बनी है, वैसे भी ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाने वाली संस्था है वो नहीं बनी है। अभी एक संस्था बनी है जिसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि 662 सदस्य हैं, है ना। और ये जो मतलब एक तरह की कमेटी है, कुल मिलाकर फ़िलहाल देश का शासन उसके हाथ में ही है। इस वक्त जो महत्वपूर्ण नेता उभर कर आते हैं उसमें है माओ त्से तुंग। हाँ, और माओ त्से तुंग बहुत लंबे समय के लिए फिर चीन का जो पूरा शासन है उस पर काबिज रहते हैं। और मतलब आप देखिए एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है, जब यूएस और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे, है ना, तो हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसके अंतर्गत अब सरकारें काम कर रही हैं। और यहाँ जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि नेतृत्व तय हो जाता है और वो अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से जिन आदर्शों को वो महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना, उसके हिसाब से संविधान का निर्माण करते हैं। तो माओ त्से तुंग महत्वपूर्ण हो जाते हैं और माओ त्से तुंग ने कहा कि मेरी जो पूरी प्रोग्राम है ना, मैं जिस आधार पर चाहता हूँ कि संविधान बने, उसको उन्होंने नाम दिया पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये फिर पूरी तरह एक मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी है ना, मार्क्सिस्ट शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। मार्क्स कहते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, सर्वहारा का अधिनायकवाद की बात कही है। हाँ, सर्वहारा। मैंने उस दिन भी कहा था, थोड़ा सा हम हालांकि डिविएट हो जाते हैं। मार्क्स ने ये माना कि दुनिया में कुछ दो ही तरह के लोग हैं,
गरीब और अमीर। फिर वो मानते हैं कि गरीब लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर अमीरों के खिलाफ क्रांति कर देते हैं और जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर देते हैं और एक नई व्यवस्था की स्थापना की जानी है। गरीब को सर्वहारा वर्ग बोला जाता है, अधिनायकवाद अमीर को बोला जाता है। ना 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 नहीं, अभी अभी इतने जल्दी जंप मत करो, इतनी बात समझ में आ गई। फिर वो कहते हैं कि अब पूरा जो साम्यवाद है उसका जो विज़न है, उसका अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो है एक ऐसे व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब बराबर है, इक्वालिटी देना है ना। वो कहते हैं कि ये काम किया जाना है, लेकिन इस काम को किए जाने की प्रक्रिया बहुत छोटी नहीं है, वो काफ़ी टाइम लेती है। और वो कहते हैं कि वो टाइम जिस दौरान लेती है उस दौरान का जो समय है उसको उन्होंने दिया है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का नाम, या सर्वहारा का अधिनायकवाद। इसका मतलब जो गरीब लोग हैं, सर्वहारा यानी जो गरीब हैं वो तानाशाह बन जाएंगे, अमीर जो है वो हाँ वो नीचे आ जाएंगे, शासन वही करे। हाँ मतलब वो चीज़ों को शासन एक तरह से मार्क्स बाकी शासन के बारे में तो कहते हैं, लेकिन पहली चीज़ वो कहते हैं कि जितने भी भौतिक संसाधन है ना समाज के, क्योंकि मार्क्स ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है आर्थिक तत्व। वो कहते हैं बाकी सारी बातचीत जो है ना वो बेमानी है। आप कहते हो ना सुविचार, आदर्श, ये वो, उन्होंने कहा एक ही रियलिटी है लाइफ में, वो है आर्थिक। कभी कभी सोच कर देखो तो बहुत ठीक भी लगता है, इकोनॉमिक है ना, आर्थिक सोच कर देखो। मार्क्स ने कहा कि फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड एंड द नीड इज़ टू एक्ट, कि केवल दुनिया का इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलेगा, आप काम करिए। और आप सोच कर देखो, कहते हैं बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, पैसा जो है ना, अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकली यही चीज़ सही है वैसे। हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमको नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसे कमाने के लिए, है ना। वो मतलब अगर आप कभी कभी सोचने लगो तो वो बहुत आगे तक इस चीज़ को ले जाते हैं। वो कहते हैं कि समाज में उसी आदमी का बोलबाला होता है जिसके पास पैसा है। सोच कर देखो तो कभी कभी ठीक भी लगता है। हाँ हाँ, अंबानी, बिरला, हम तो ये हाँ बस वही वाली बात है। आप अच्छा आप इस इंटरप्रिटेशन को ले जाने लगो तो आपको बहुत दूर तक दिखता है। वो कहते हैं संबंध जो है ना वो भी सारे रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशन हैं। और आप सोच कर देखो कि हमेशा अमीर अमीर एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, अमीर गरीब की दोस्ती देखने में कम आती है। आती तो है, हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत। हाँ, मार्क्स ने तो यही माना है कि वो है ना कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीवादी है, जिसके ऊपर पूंजी है, जिसके पास पैसा है, उनका अपने आप में एक कॉकस है, और जो जिनके पास कुछ नहीं है, जो सर्वहारा वर्ग है ना। तो अब आप देखिए माओ से तुम क्या कह रहे हैं, अब जिस व्यवस्था की स्थापना हुई है वो क्या है? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। हमने क्या चीज़ स्थापित कर दी है? गरीबों का अधिनायकवाद है, साधन है उसमें उनका पूरी तरह। अब देखिए मतलब कहने को आदर्श रूप में बात बहुत अच्छी है ना, पर असलियत में और जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसके नाम पर है? लोगों के लिए। आपने लोगों को ये भी समझा दिया है कि जो कुछ भी है वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो देखा जाए तो उद्देश्य रूप में तो गलत नहीं है वो कहीं पे भी, अगर हम इसको बिल्कुल सैद्धांतिक रूप में देखें तो। लेकिन जैसा कि समय बताता है, मतलब एक तरह से ये हुआ कि माओ से तुंग के जो लोग थे, माओ से तुंग और उनके जो क्लोज ग्रुप था, उन्होंने जैसा चाहा वैसी व्यवस्थाएं चलाईं और उन्होंने उसी तरह की एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है। 1953 में एक कमेटी बनती है जिसमें कि माओ से तुंग जिसके चेयरमैन हैं, और इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो संविधान को ड्राफ्ट करें, है ना। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा टाइम हमको जो एग्जैक्ट टॉपिक्स हैं आपको तो शायद जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो सीधे सीधे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में बताइए, है ना, या जो स्टैंडिंग कमेटी है। पर मैं
हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब समझने से आपको जो एक्चुअल सिस्टम है उसकी वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। तो 1953 में एक कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के लिए कमेटी बनती है जिसके चेयरमैन हैं माओ त्से तुंग, और मार्च 1954 में इसे स्वीकार कर लिया जाता है। लेनिनिज्म क्या है? लेनिनिज्म जो है वो मार्क्सवाद की एक धारा है। रूस के नेता हुए हैं व्लादिमीर लेनिन, है ना, लेनिन हुए, स्टालिन हुए, है ना। जो मूल साम्यवाद की अवधारणा थी वो तो दी थी मार्क्स ने, है ना। उसके बाद रशिया में जो लागू किया गया, खास तौर पे लेनिन का नाम इसलिए आता है कि रशिया की स्थापना में ज़ारशाही का अंत हुआ और जब एक साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो लेनिन उसके सबसे बड़े नेता। तो वो एक थ्योरी है, मतलब एक सिद्धांत है, पूरा मार्क्सवाद है। मार्क्सवादी बहुत सारे मतलब होता क्या, देखिए, एक बेसिक थ्योरी एक कोई आदमी दे देता है ना। पॉलिटिकल थॉट का डेवलपमेंट अपन देखते हैं ना, आपने पढ़ा ना, प्लेटो से अरस्तु से लेके बीच में कितने सारे विचारक आए, वो एक डेवलपिंग प्रोसेस है। राजनीतिक सिद्धांत जो है, जब मनुष्य का समाज बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, तो उसका थेराइजेशन जो है वो भी बदलता है ना। हाँ, तो मार्क्स ने अपनी एक सिद्धांत दे दिया, उसके बाद बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपने आप को मार्क्सवादी कहा, लेकिन उन्होंने मार्क्स की इंटरप्रिटेशंस अलग अलग ढंग से करे, अपने वहाँ लागू करने की कोशिश की, है ना। आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं आप उस पर लागू कर ही तो देखेंगे। हाँ बिल्कुल। अब भारत में भी मार्क्सवाद की बहुत सारे लोग हैं, बाकायदा मार्क्सवादी पार्टियां भी हैं, और बहुत सारे लेखक हैं, विचारक हैं जो अपने आप को मार्क्सवादी कहते हैं। तो आप उस बेसिक थ्योरी को अपनी परिस्थितियों में, अपने संदर्भों में लागू करने की कोशिश करते हो। तो लेनिनिज्म जो है, लेनिन ने जिस तरह से रूस में जो स्थापित किया साम्यवाद, उसको लेनिनिज्म का इसका भी नाम आता है ना, मेयो टीचिंग का भी। मैंने समझे मेयो टीचिंग क्या होती है? मेयो टीचिंग भी कहा था, एक जगह मैंने पढ़ा था। वैसे इसमें तो मेयो जीडोंग पता नहीं क्या था। माओ त्से तुंग, हम माओ त्से तुंग पे मैं, हाँ माओ उसको मैं वही तो बोल रही है। नहीं, माओ त्से तुंग की बात नहीं कर रहे। टीचिंग के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, माओ त्से तुंग, समझिए इस बात को, माओ त्से तुंग ने अपने आप में जब चाइना में स्थापित कर दी तो बाकायदा माओ त्से तुंग ने एक मतलब आइडियोलॉजी दे दी। मार्क्स का एक पूरा अलग तरह का इंटरप्रिटेशन माओ त्से तुंग ने दे दिया। वो हो क्या रहता है, हिंदी की किताब में और अंग्रेज़ी की किताब में और अपने इसके प्रोनाउंसिएशन का अंतर हो जाता है, उस हिसाब से किताबों में जो स्पेलिंग है वो भी बदल जाती है ना। मूल चीनी में तो पता नहीं क्या होगा, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, माओ त्से तुंग, है ना। तो वो कहीं ना कहीं रूस से प्रभावित हैं, मार्क्स से प्रभावित हैं, लेनिनवाद से प्रभावित हैं, लेकिन जब वो अपनी व्यवस्था में उसको स्थापित करते हैं, है ना, तो माओ त्से तुंग ने की। फिर बाद में आप जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, एमए वगैरह में आओगे, तो फिर आप माओ त्से तुंग की पूरी विचारधारा भी पढ़ोगे, है ना। थोड़ा सा अच्छी बात है, आपने इतनी अच्छी बात कही, पर थोड़ा सा समय अपन पहले चीन की व्यवस्था समझ लें, ठीक है। अब कहा जाता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उस दौरान 1,50,000 करीब 1.5 लाख मिलिट्री सैनिकों ने भी इसको ड्राफ्टिंग में हिस्सा लिया था और इसको बाकायदा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। और वाकई में जिस तरह की बातें मुझे लगता है कही गई होंगी कि सब कुछ जनता के लिए है, हम एक बराबरी का समाज स्थापित करेंगे, है ना, और आपको अधिकार मिलेंगे बोलने के, तो वो अपीलिंग रहा होगा, जनता को अच्छा लगा ही होगा, पर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और फॉर्मल जो अडॉप्शन हुआ है इसका वो हुआ है, इसे कहा गया सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट काउंसिल 9 सितंबर 1954 को, और इसके अंतर्गत पहला जो सेशन होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब इस संविधान से बन गई, पहले भी बन गई है, लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आ जाती है कि लेजिस्लेचर के नाम पे क्या चीज़ बन गई है,
नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब जो बाद के 2 संविधान हैं बनेंगे बाद में, इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें उनके जो पावर्स हैं उनमें अंतर आएगा। पर एक चीज़ समझ में आ गई कि लेजिस्लेचर यानी जो विधि निर्माण की जो ऑर्गन है वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और उसका पहला अधिवेशन होता है सितंबर 20, 1954 को, और एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इस सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। इन्होंने बाकायदा इस संविधान में इस बात को बताया गया कि किस तरह से जो राजशाही थी उसको ख़त्म करने में लोगों ने कितना मेहनत करी, किस तरह से उपनिवेशवाद ख़त्म किया गया, किस तरह से सामंतवाद ख़त्म किया गया, है ना। और इन्होंने कहा कि अब और एक कैपिटलिस्ट, सामंतवाद है फ्यूडलिज्म, और उपनिवेशवाद है कॉलोनियलिज्म। हालांकि सीधे सीधे कॉलोनियल तो नहीं रहा, लेकिन अपन कह रहे थे ना ये ब्रिटेन का, फ्रांस का, इन सब का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस था, है ना। तो इन्होंने जस्टिफाई किया कहीं ना कहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म और एंड ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का भी अंत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। और ये मार्क्सवादी प्रभाव है कि वो कह रहे हैं कि हम एक साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सब कुछ बराबर है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सब कुछ सब लोगों के बीच है। और आप लोगों को जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी कि वो ये भी कहते हैं कि इस व्यवस्था में राज्य की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं स्टेट तो कंट्रोल कर रहा है ना, स्टेट, आप देखिए हमारा राज्य लगातार क्या करता है, उन लोगों के लिए काम करने की कोशिश करता है ना जिनके पास चीज़ें नहीं हैं। जब सबके पास सब कुछ हो जाएगा तो राज्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स अदरवाइज भी सही नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, बहुत आपको पता है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। मार्क्स कहता है कि राज्य जो है ना उसको भी पूंजीवादी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जनता का शोषण ही करते हैं। हाँ, कि फिर वो क्या करते हैं, वही पॉलिसीज़ बनाते हैं जो उनको फेवर करती हैं, है ना। तो अब एक चीज़ और क्या जुड़ जा रही है, शुरू में आप देखिए अपन जो सुनियोत सेन की बात कर रहे थे तो वो केवल फ्यूडलिज्म और उसको अंत करने की बात कर रहे हैं, अब पूंजीवाद, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कम्युनिज्म का इफेक्ट आ गया और कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से एक तरह से बनती जा रही है ना, और माओ त्से-तुंग उसके प्रमुख नेता हैं। तो और ये कहा गया कि एक राज्य स्थापित होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इसके अंतर्गत सारी जो नेशनलिटीज़ हैं, यानी जो छोटे छोटे चीन के जो विभिन्न हिस्से हैं उसमें अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग हैं। अब हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं इसको बाद में समझाऊंगी आपको, क्योंकि हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने मेन टॉपिक से। तो वो सब लोग किसके अंडर यूनाइट होंगे, इस एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होंगे। और उन्होंने कहा कि एक ट्रांजिशनल फेज़ है, हम धीरे धीरे एक समाजवादी समाज की स्थापना कर रहे हैं। अब समाजवाद भी कहीं ना कहीं साम्यवाद से मिली जुड़ी हुई चीज़ है। आप लोग जब 3rd ईयर में आओगे ना, जब ये मान लिया जाता है कि अब आप थोड़े से पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गए हो सिस्टम से, आप लोगों के 3rd ईयर का एक पेपर इन विभिन्न विचारधाराओं के बारे में भी होगा। कंफ्यूज करती है गांधीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, पूंजीवाद। नहीं, हम जब व्यवस्थित रूप से समझेंगे तो फिर कंफ्यूज भी नहीं होंगे, है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करो, कभी रटने की कोशिश मत करो, और सारी चीज़ें बहुत लॉजिकल है ना, बाकायदा रीज़न है हर चीज़ के पीछे। फिलॉसफी तो पूरी तरह चलती ही लॉजिक पे है। आप लोगों की फिलॉसफी है किसी के? ये समाजवाद और साम्यवाद में मैम क्या रिलेशन है और इन दोनों में क्या अलग चीज़ें हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, आप लोगों ने क्या 12th में पढ़ा है ये सब? 12th में पढ़ा होगा ना, बेसिक थियरी 12th में भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। हाँ, तो वो भी हम समझेंगे अभी, है ना, धीरे धीरे समझेंगे उस सब को भी। मैं अपन अलग से इस पर भी क्लास करेंगे फिर। तो
अब वो कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो कुछ भी काम किया जाना है, एक समाजवादी स्थापना, फिलहाल के अपन साम्यवाद समाजवाद को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि बेसिक दोनों का अंतर एक ही उद्देश्य है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल बराबर से सब में बटे हुए होने चाहिए, है ना। और आप देखिए मज़ेदार बात, यहाँ पर बाकायदा जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ का भी प्रोविज़न है कि बाकायदा उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। हाँ, सब कुछ दिया हुआ है। वो बात अलग है कि वो वाकई में वर्किंग में ये स्थिति है, हाँ, कि वो जो चाहते हैं वही हुआ, है ना। और सरकार हमेशा अपने हर कदम को इस रूप में सही ठहरा देती है कि ये आपके भले के लिए किया गया है, ये सब जगह है ना। अब यहाँ पर AC कपूर की किताब से पढ़े, वो कहते हैं कि सोवियत संघ के जो संविधान है उसका प्रभाव भी इस संविधान पर दिख रहा है ना। और इसमें एक बात ज़रूर है कि पीपल्स कांग्रेस जो है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी बन गई है ना। लेकिन एक तरफ कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आप मज़ेदार बात ये देखिए, लेकिन ये फैक्ट था कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव इस पर रहा, क्योंकि नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है उसका सेशन लगातार नहीं होता था। हमारे यहाँ भी होता है ना, संसद लगातार नहीं चलती, अलग अलग अधिवेशन होते हैं संसद के, है ना। जिस दौरान नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। क्या कहा गया उसको? स्टैंडिंग कमेटी। और कहा जाता है कि जब कांग्रेस जो है वो अधिवेशन नहीं है उसका, तो फिर ये स्टैंडिंग कमेटी उसके बिहाफ पर कानून बनाएगी, है ना। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये हाईएस्ट बॉडी है, या तो कांग्रेस है, कांग्रेस सेशन में नहीं है तो स्टैंडिंग कमेटी है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि 1966 के बाद स्टैंडिंग कमेटी की भी कोई मीटिंग नहीं हो रही। मतलब न तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कोई अधिवेशन हो रहा है, न स्टैंडिंग कमेटी की कुछ हो रहा है। और सरकार का काम कौन चला रहा है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो कि जिसका कि प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और वो कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और एक रेफरेंस है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत शायद ये सब हो रहा है। आपसे सवाल भी बनता है अक्सर कि आप चाइना के डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बारे में, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, जिसमें कि जनता का से होगा, सेंट्रलिज्म यानी केंद्रीकरण, यानी समस्त शासन जो है वो केंद्रित है एक जगह, है ना। और ये चीज़ वर्किंग में देखी जा सकती है। बनाई गई है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। वो जब नहीं बनाएगी तो स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी। और मज़ेदार बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी भी काम नहीं कर रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का प्रिंसिपल लागू हो रहा है। और ये एक जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं माओ त्से तुंग जो है, माओ त्से तुंग क्योंकि उसके नेता हैं, है ना। माओ त्से तुंग ने अपने आप को, एक मिनट में शायद आपको कहना भूल गई, माओ त्से तुंग को चेयरमैन बना दिया गया था, है ना। तो माओ त्से तुंग चूँकि चेयरमैन थे, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी के या पीपल्स कांग्रेस के, आप जिसको भी कहें, इधर कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो हेड हैं। तो अगर माओ त्से तुंग ये काम कर रहे हैं तो गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ ठीक हो रही है। तो सब कुछ किसके हाथ में आ गया है? एक व्यक्ति या एक छोटा सा कॉकस जो है लोगों का, उसके बीच में, है ना। चेयरमैनशिप किसकी है? माओ त्से तुंग की है। और माओ त्से तुंग का जो ऑफिस है उसको कहा गया प्रोलेटेरियन हेडक्वार्टर्स, सर्वहारा का हेडक्वार्टर है कि भाई, है ना। और सारा काम कहाँ से चलता रहा? इस प्रोलेटेरियन हेडक्वार्टर्स।
चूँकि माओ त्से-तुंग जो है वो चेयरमैन है, तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना। पीपल्स कांग्रेस जो है उसका सेशन नहीं हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी भी की भी कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो सारा कानून कौन बना रहा है और कौन हाथ में ले रहा है, चला रहा है? माओ त्से-तुंग, वो तो सेम चीज़ हो गई उनके लिए, तो है ना। वो अपनी विचारधारा के अनुसार, डायरेक्टली उन्हीं के पास है बच्चे। हाँ, है ना। तो फ़िलहाल यहाँ रोकते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे से लेते हैं। बंद कर दो मनाते उसको। कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है कि